Hello students. Now our topic is properties or characteristics of electrovalent compound. अब हम ये पढ़ेंगे कि electrovalent compounds जो हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स एग्जिबिट करते हैं। तो आपके 10th ICSE के सिलेबस में बहुत डिटेल में चीजें नहीं है, जो कुछ चीजें हैं उनका आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इनकी प्रॉपर्टीज में या नेचर में है बेटा, वो क्या है? नेचर एंड फिजिकल स्टेट। नेचर इन द सेंस कि वो आयनिक नेचर के हैं या आयनिक नेचर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप हम लोगों ने पढ़ा शुरू में ही कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। एंड इस प्रोसेस में जो मेटल है वो अपने पास से क्या करता है, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और नॉन मेटल तक पहुंचा देता है। और जब नॉन मेटल तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो इवेंट में होगा क्या, आगे जो हमारा मेटल है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया। सपोज मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जो हमारा नॉन मेटल होगा वो नॉन मेटल क्या कर ले रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है जितने इलेक्ट्रॉन मेटल ने रिलीज किए। तो इस पर n नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इनके बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, यही क्या हो गया आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है उसके फॉर्मेशन में अब जब M और N आपस में जुड़ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन जाएगा। उसके फॉर्मेशन में क्योंकि आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो क्या है, वो है कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो है आपका एनायन। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके फॉर्मेशन में, ठीक है, जिसके कंपोजिशन में आयंस प्रेजेंट हो, जिसके कंपोजिशन में ही आयंस प्रेजेंट हो, उसका नेचर क्या हो जाएगा, उसका नेचर हो जाएगा आयनिक। तो आपको नेचर में पॉइंट क्या लिखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर ऑफ आयनिक नेचर ऑलवेज। आयनिक नेचर के क्यों, क्योंकि उनके कंपोजिशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो आपको याद रखना है कि जो आयंस होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप सपोज मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन ये है और एक ये हमारा नेगेटिव आयन है, कैटायन और एनायन। दोनों जब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बहुत तेजी से आकर के यूं टाइटली बहुत मजबूती से एक दूसरे को पकड़ लेंगे हर तरफ से, ठीक है ना, यूं कस के मजबूती से पकड़ लेंगे। तो अब ये जो यहाँ पर फिजिकल स्टेट डेवलप होगी, दैट इज सॉलिड स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो यू शुड रिमेम्बर कि जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर ऑलवेज सॉलिड, दे आर ऑलवेज सॉलिड। ये रिजिड सॉलिड होते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट में आपको क्या लिखना है, सॉलिड। तो नेचर हो गया आयनिक एंड फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स। कहीं जो भी जितने भी तरह के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं और भी तरह तरह के फोर्सेस होते हैं, जो भी हमारे अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं एटम्स के बीच में, उन सारे अट्रैक्शन फोर्सेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो, आयनिक बॉन्ड ही आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वो जो फोर्स है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ अट्रैक्शन फोर्स माना जाता है। और जब आपको पता है कि ये फोर्स हाईएस्ट डिग्री है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे बड़ा, उससे तगड़ा कोई फोर्स है ही नहीं है, तो सीधी सी बात है जब हम उस फोर्स को निल करेंगे, जब उस फोर्स को निल करेंगे तभी तो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, आयनिक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है उनको ब्रेक करने के लिए, सपोज आपका ये ए आयन है और ये बी आयन है, इनके बीच में यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी, हाई अमाउंट ऑफ हीट,
अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा इन्हें हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ हीट या हाई एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तब ये बॉन्ड टूट रहे हैं आसानी से। थोड़ी बहुत अगर एनर्जी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी अगर आपने माइनर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर दे दी तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करेगा। तो इट मीन्स जब आसानी से बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा है तो हमारा जो कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, वो इजीली मेल्ट नहीं होगा, ड्राई स्टेट में। देखिए ये क्या है, ड्राई का मतलब सॉलिड, ये सॉलिड है। और सॉलिड में जब हमने इसे कुछ एनर्जी दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में हमने इसे कुछ एनर्जी दी। बेटा यहाँ पर जो ट्राइंगल का साइन बना है, ट्राइंगल का मतलब है कि इसे हीट करना, इसका मतलब होता है हीट करना। तो सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड क्या स्टेट है, ड्राई। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मेल्ट। तो मेल्ट से ही तो बना है आपका मेल्टिंग, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। इसलिए जो हमारे सॉलिड है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और जब कोई चीज मेल्ट हो जाएगी तभी तो उसके बाद वो बॉयल होना शुरू होगी। पहले मेल्ट होगी देन बॉयल होना शुरू होगी। तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो तो हाई है ही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा हाई है, ठीक है। तो रीजन पूछा जाएगा वाई आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एग्जिबिट हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए एग्जिबिट करते हैं क्योंकि इनमें आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो नेचर में आपने यहाँ पर क्लियर हो गया, ये लिखते भी चलते हैं पॉइंट। नेचर इनका क्या है, आयनिक, ठीक है। आप लोग अपने साथ नोट्स बनाते रहिएगा। नेचर क्या हो गया, आयनिक, और नेचर के लिए। और जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सॉलिड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई, दोनों हाई है। और वो हाई क्यों है, तो अभी मैंने रीजन बताया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज आयनिक बॉन्ड। हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए आप यहाँ पर 2 पॉइंट लिख सकते हो। 2 पॉइंट क्या है, व्हेन ड्राई, अगर ये ड्राई है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्रॉस लगाने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, व्हेन मोल्टेन और एक्वस। मोल्टेन और एक्वस का मतलब पिघला हुआ है, या जैसे सॉलिड है उसको आपने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, उस स्टेट में। या एक्वस का मतलब, एक्वा मीन्स होता है वाटर, तो आपने आयनिक कंपाउंड को लेकर पानी में घोल दिया, ठीक है, उस फॉर्म में। अभी क्या होगा, ये जो हमारी ये वाली कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन में वहां पर आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, वहां पर आयंस का फॉर्मेशन होगा, आयंस वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, इन सच स्टेट। सच स्टेट्स का मतलब मोल्टेन और एक्वस स्टेट जो होते हैं, मोल्टेन और एक्वस स्टेट जो है, इन दोनों स्टेट में आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आयंस के फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है बेटा। ये जो टिक लगाया है इसका मतलब कि कंडक्ट कर रहा है, क्रॉस लगाया मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी एंड डिसोसिएशन। तो सॉल्युबिलिटी में आपको याद रखना है कि 2 तरीके के हमारे पास लिक्विड है। एक जगह सपोज आपने ले लिया वाटर, और वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, तो वाटर ले लो या कोई पोलर सॉल्वेंट, अदर
पोलर सॉल्वेंट, और दूसरी जगह आपने ले लिया ऑयल, ऑयल हो गया, फैट हो गया, ठीक है, एसेट्रा, या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारे जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे, दे आर सॉल्युबल इनटू वाटर, वो पानी में घुल रहे हैं या किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फैट में, ऑयल में या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इनटू वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, बट दे आर इनसॉल्युबल इनटू ऑयल, फैट और अदर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, जैसे फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, तो उसमें ये आसानी से क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी जो है ये इनकी वाटर में एंड पोलर सॉल्वेंट में। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज खत्म कर ली। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।